नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर 4 हिंदी मेजर पेपर 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि आप यदि सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हो, आपका सेशन अगर 22 से 26 चल रहा है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हो। इसके अलावा जो तीसरी बात है आपको ध्यान रखनी है कि ये जो क्वेश्चंस लिया गया है वो विद्यागेज से लिया गया है और ये हिंदी मेजर पेपर 6 है। हिंदी मेजर पेपर 6 में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया विद्यागेज में उन सभी प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही यह भी जानने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है और आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि सारा आंसर आप जो है कहाँ से कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। तो चलिए बिल्कुल डिटेल में इन सभी प्रश्नों को समझते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये सारा क्वेश्चन विद्यागेज से लिया गया है, तो ऐसे में आपको विद्यागेज खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिया हुआ है, चलिए हम लोग एक बार सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं और फिर इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हिंदी नाटक के उद्भव एवं विकास की विवेचना करें। हिंदी नाटक के उद्भव और विकास के बारे में आपको बताना है। पहली बात आपको बताना है कि स्वतंत्रता से पहले जो है हिंदी नाटक का विकास कैसे हुआ और फिर आपको बताना है कि स्वतंत्रता के बाद जो है हिंदी नाटक का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। जब भी हम हिंदी नाटक की बात करते हैं दोस्तों तो हिंदी नाटक के बारे में कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी से जो है हिंदी नाटक की शुरुआत हो जाती है। लेकिन उस समय जो आज हिंदी देख रहे हो ना, शुद्ध हिंदी जो है उस समय नहीं होती थी। मतलब संस्कृत का ही बदला हुआ रूप होता था और उसी से जो है नाटक खेले जाते थे। जो मंच पर आप नाटक खेलते देखते हो आज वो जो है 13वीं सदी से शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन आधुनिक युग में जो है भारतेंदु के समय से नाटक का विकास बहुत तेजी से होता है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चंस है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसे करके ही जाना है। जब हम लोग इसका आंसर करेंगे तो बिल्कुल डिटेल्स में आसान से आसान शब्दों में समझेंगे कि हिंदी नाटक का उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है लोक नाट्यों के विविध रूपों की व्याख्या करें। दोस्तों मैं आप सभी को जो है साथ ही साथ बताते जा रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन VVI है। इसको जो है मैं थोड़ा सा आपको समझाते जा रहा हूँ, पूरा डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया है कि जो लोक नाट्य है उनके विविध रूपों को बताएं। लोक नाट्य का मतलब है जो लोगों द्वारा नाटक खेला जाता है मंचों पर, उसी को जो है लोक नाट्य कहा जाता है। दोस्तों यह माना जाता है कि भरत मुनि के समय से लोक नाट्य की शुरुआत हो चुकी थी, जो नुक्कड़ पर जो गली में खेली जाती थी। जिस समय हिंदी भाषा का विकास नहीं हुआ था उस समय भी जो है नाटक खेले जाते थे और पहले जब भाषा का ही विकास नहीं हुआ था उस समय नृत्य के द्वारा नाटक किए जाते थे। जब भाषा का विकास होने लगा तो ऐसे स्थिति में अलग अलग भाषाओं में लोक नाट्य होने लगी, जैसे कि संस्कृत भाषा में। और फिर जब हिंदी भाषा का विकास हुआ तो हिंदी भाषा में जो है नाटक खेले जाने लगे। तो बेसिकली आपको यही बताना है। तो दूसरा भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप इसे चाहे तो कर सकते हो। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है लोक रंग परंपरा के हिंदी रंगमंच पर प्रभावों की व्याख्या करें। तीसरा क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो लोक रंग परंपरा है, लोक रंग परंपरा का मतलब क्या है। लोक रंग परंपरा का मतलब है जो लोगों के द्वारा नाट्य खेले जाते थे नुक्कड़ों पे, गलियों में, जो अलग अलग भाषाओं में खेला जाता था। वही जब हिंदी का विकास हुआ तो हिंदी भाषा में जो है रंगमंच खेलने लगा। रंगमंच का मतलब क्या है? रंगमंच का मतलब होता है जो आप स्टेज देखते हो ना, जो नुक्कड़ में या गलियों में लगाया जाता है और उस स्टेज पर जब नाटक किया जाता है, जब नाटक खेला जाता है तो उसे ही रंगमंच कहा जाता है दोस्तों। तो रंगमंच में जो है हिंदी का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है क्योंकि 13वीं सदी से जो है हिंदी से लोक नाट्य खेला जाने लगा था। इसीलिए जो है हिंदी में जो रंगमंच होता था उनका ज़्यादा महत्व था क्योंकि भारतीय लोग जो है हिंदी को आसानी से समझ पाते थे। दूसरी बात ये है कि हिंदी रंगमंच का ज़्यादा प्रभाव इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि उस समय जो भाषा होती थी हिंदी लोग समझते थे, लेकिन हिंदी साहित्य उस समय पढ़ नहीं पाते थे अधिकतर लोग। ऐसे में जब गलियों पर, नुक्कड़ों पर नाटक होता था तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होते थे वो भी जो है उस नाटक को समझ आते थे। अगर साहित्यकार के नाटक को समझना है या तो पढ़े लिखे होना चाहिए, तभी आप साहित्य को पढ़कर समझ सकते हो। लेकिन आप अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो रंगमंच पर जब खेला जाएगा नाटक
तो आम जनता भी समझ सकेगी जो पढ़े लिखे नहीं है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन जो है दोस्तों उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो आप अगर ये क्वेश्चन को कर लेते हो तो आसानी से आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि हिंदी रंगमंच के विविध रूपों जैसे कि शौकिया रंगमंच क्या है, व्यावसायिक रंगमंच क्या है, सरकारी रंगमंच क्या है, रंग शिल्प प्रशिक्षण, फिर है रंग स्थापत्य, रंग सज्जा, रंग दीपन, ध्वनि व्यवस्था, प्रसाधन एवं निर्देशन एवं अभिनय की व्याख्या करें। यानी जितनी भी यहाँ पर विधा बताई गई है उन सभी पर जो है आपको लिखना है। तो सबसे पहली बात आपको बताना है कि हिंदी रंगमंच से आप क्या समझते हैं। जैसे कि हिंदी नाट्य परंपरा से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में पहले आपको लिखना है। इसके कितने रूप होते हैं इसको पहले आपको बताना होगा। फिर जैसे कि इनके रूपों में शौकिया रंगमंच हो गया। शौकिया रंगमंच का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति शौक से यानी अपनी इच्छा से खुशी से जब नाटक खेला जाए तो उसे शौकिया रंगमंच कहा जाता है। दूसरा है व्यावसायिक रंगमंच। व्यावसायिक रंगमंच का मतलब होता है कि लोग व्यवसाय के लिए भी रंगमंच को खेलते हैं यानी नाटक करते हैं। और इसमें जो नाटककार होते हैं, जो एक्टर या एक्ट्रेस होती है, वो जो है नाटक करने के पैसे लेते हैं यानी काम करने के पैसे लेते हैं, उसके बदले नाटक करते हैं मंच पर, जिसे जो है थिएटर भी कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो है व्यवसाय के लिए ही रंगमंच लगाया जाता है। व्यवसायिक रंगमंच में व्यवसायिक रंगमंच का उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना, अधिक से अधिक पैसा कमाना। तीसरा हो गया सरकारी रंगमंच। सरकारी रंगमंच का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा या कोई भी सरकारी संस्था के द्वारा रंगमंच लगाया जाता हो यानी नाटक खिलवाया जाता हो ताकि अपनी संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके, अपनी भाषा को बढ़ावा दिया जा सके। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब हम इसके आंसर को कराएंगे तो बिल्कुल आपको डिटेल में समझाते जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद का परिचय प्रस्तुत करें। VVI क्वेश्चन से इसे आपको हर हालत में करके ही जाना है। आपको इसमें पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद का जो है नाटककार के रूप में क्या भूमिका रही, इसके बारे में आपको बताना है। इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं जिनमें से आपको इसमें ध्रुव स्वामिनी नाटक पढ़ने हैं। उसमें 2-3 प्रश्न आगे पूछा जाएगा आपको, तो ये क्वेश्चंस आपको करके जाना है। तो जब आपको ये क्वेश्चंस करवाएंगे उसी समय जो है इसके जो प्रसिद्ध नाटक हैं ध्रुव स्वामिनी जो आपको पूछा जाएगा इस बार, उसको भी साथ साथ करवाते जाएंगे। अगर हम थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो ये जो है छायावाद के प्रसिद्ध कवि थे और इन्होंने बहुत सारे नाटक को लिखे थे। उन्हीं में से इनका जो एक नाटक है ध्रुव स्वामिनी, उस पर आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। छठा क्वेश्चन है नाट्य कला की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी नाटक का विचार कीजिए। छठा क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है नाट्य कला की दृष्टि से उनकी क्या भूमिका है, उनकी क्या विशेषता है। मैं आपको थोड़ा सा ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो है कहानी बता देता हूँ कि क्या कहानी है इसमें। दोस्तों जो ध्रुव स्वामिनी है बेसिकली ये रामगुप्त की पत्नी है और इस नाटक में यह बताया गया है कि जब शकराज ने रामगुप्त से कहा कि अपनी पत्नी को जो है हमारे दरबार में भेजो, तो रामगुप्त ने जो है अपनी पत्नी को शकराज के दरबार में यानी उसके साम्राज्य में भेजने के लिए तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि शकराज ने इनको धमकी दिया था कि अगर तुम अपनी पत्नी को मेरे पास नहीं भेजोगे तो ऐसी स्थिति में हम तुम्हारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे और तुम्हारे राज्य को जो है अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। यही डर के कारण रामगुप्त ने अपने पत्नी को शकराज के पास भेजने के लिए तैयार हो गया। रामगुप्त जो शासक था दोस्तों उतना ज्यादा साहसी नहीं था, दूसरों के धमकियों से डर जाता था, उतना ज्यादा योग्य शासक नहीं था। यही कारण है कि जब शकराज ने इनको कहा कि अपनी पत्नी को मेरे पास भेजो नहीं तो तुम्हारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे, तो इन्होंने डर के मारे अपनी पत्नी को भेजने लगा। इनकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी ने कहा कि हम उनके पास नहीं जाएंगे, शकराज के पास हम आत्महत्या कर लेंगे लेकिन उनके पास नहीं जाएंगे। तभी रामगुप्त का जो भाई होता है चंद्रगुप्त, वो इस बात को सुन लेता है। चंद्रगुप्त जो है कहता है भाभी आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चंद्रगुप्त ने शकराज की हत्या कर देता है, साथ ही अपने भाई को भी मरवा देता है। चंद्रगुप्त जो है एक योग्य शासक था, शक्तिशाली था, वीर था, जिसके कारण जो है इन्होंने कहा मैं शकराज को देख लूंगा भाभी, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर इन्होंने शकराज की हत्या कर दी और फिर अपने सामंत से अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या करवा दी। चंद्रगुप्त ने अपने भाई की हत्या क्यों कर दी? इसमें यह कहा गया है कि चंद्रगुप्त ने जो है रामगुप्त यानी अपने भाई की हत्या क्यों कर दी। तो इन्होंने अपने भाई की हत्या इसलिए किया, पहली बात ये था
इनका मानना था कि हमारा भाई साहसी नहीं है और ऐसे में जो है उसके शासक बने रहने का कोई फायदा नहीं है जब उनके राज्यों पर कोई और शासक जो है कब्जा कर ले रहा है। पहली बात ये थी। दूसरा बात ये माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त था वो अपनी भाभी से प्रेम करता था। यही कारण है कि इन्होंने अपने भाई की हत्या करवा दी और बाद में फिर ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया। तो ये दो कारण माने जाते हैं। दोस्तों जब इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो उस समय बिल्कुल डिटेल्स में इसके कहानी को बताया जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब करके जाना। 7वां क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी ध्रुव स्वामिनी नाटक में चंद्रगुप्त का जो है चरित्र किस प्रकार से है उसके बारे में आपको बताना है। क्या आपको जो है चंद्रगुप्त एक अच्छे व्यक्ति लगते हैं, एक अच्छे शासक लगते हैं, या उन्होंने अपने भाई की हत्या करवा के गलत की, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो एक तरफ से यह माना जाता है दोस्तों कि चंद्रगुप्त ने अपनी भाई की हत्या इसलिए करवाई क्योंकि वह शासक के योग्य ही नहीं था। दूसरी बात यह कहा जाता है कि ध्रुव स्वामिनी से यह प्यार करता था, इसीलिए जो है अपने भाई की हत्या करवा दी बाद में। तो दो कारण माने जाते हैं, इस आधार पर इसके चरित्र के बारे में बता देना है। साथ ही साथ इसमें जो अथवा में दिया है वो है ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक चंद्रगुप्त है, इस पर विचार करें। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन जब हम लोग ध्रुव स्वामिनी नाटक को पढ़ेंगे उसी समय चंद्रगुप्त के चरित्र चित्रण भी कर लेंगे और वहाँ पर आपको बताएंगे कि ध्रुव स्वामिनी में जो है चंद्रगुप्त नायक है या खलनायक। 8वां क्वेश्चन पूछा गया है ध्रुव स्वामिनी में व्यक्त नारी भावना पर प्रकाश डालिए या ध्रुव स्वामिनी नाटक की मूल समस्या पर विचार कीजिए। बेसिकली ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और ध्रुव स्वामी में जो है इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि हमारा जो अतीत था गौरवपूर्ण था, इसीलिए इन्होंने जो यहाँ पर साम्राज्यवाद यानी ब्रिटेन का यहाँ पर जो शासन चल रहा है उसके खिलाफ लोगों के मन में राष्ट्रीय चेतना फैलाने का काम कर रहा है, ताकि जो है जब लोगों के भावनाओं में राष्ट्रीय चेतना फैलेगा तो साम्राज्यवाद के नीति के खिलाफ विद्रोह करेगा और फिर लोगों के अंदर जब उत्साह आएगा तभी तो यहाँ से जो है अंग्रेजों से छुटकारा मिलेगा। इसीलिए लोगों के अंदर उत्साह भरने के लिए भी जो है इन्होंने ध्रुव स्वामिनी कविता को लिखा है। ध्रुव स्वामिनी में आपको जो है नारी की भावना पूछा गया है, तो इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है नारी के बारे में कि नारी अब जो है तुम गुलामी में मत रहो, तुम्हें जो है समाज में आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें आंदोलन में भाग लेना चाहिए, कब तक जो है चार दीवारों में कैद रहोगी। यही कारण है कि यहाँ पर जो है ध्रुव स्वामिनी ने कहा कि मैं सकराज के पास नहीं जाऊंगी, उसके राज्य में यदि मुझे आत्महत्या भी करना पड़े तो मैं करूंगी, इतना साहस दिखाया है। तो बेसिकली जयशंकर प्रसाद जो है यहाँ पर नारी मुक्ति की भी बात करते हैं। इसी प्रकार से 9वां क्वेश्चन है राजकुमार वर्मा का साहित्यिक परिचय दें। राजकुमार वर्मा जो है एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, तो इसके बारे में भी आपको बताना है। 9वां जो क्वेश्चन था दोस्तों उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अगर चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि हमने आपको बताया ना, जो ध्रुव स्वामिनी है उससे रिलेटेड यहाँ आपको 4 प्रश्न मिलेंगे। तो हम लोग जब ध्रुव स्वामिनी के नाटक को पढ़ेंगे उसी समय चारों प्रश्नों पर डिस्कस कर लेंगे। ऐसे में आप एक प्रश्न पढ़ोगे और उससे जो है आपका 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है दीपदान एकांकी की कथा वस्तु को अपने शब्दों में लिखें। दीपदान एकांकी जो है एक नाटक है, तो इसके कथा वस्तु के बारे में आपको पूछा गया है कि इसमें जो कहानी है किस पर आधारित कहानी है। दीपदान एकांकी में जो कहानी है दोस्तों बेसिकली चित्तौड़ के जो शासक थे महाराणा सांगा, तो महाराणा सांगा के जो पुत्र थे कुंवर के बारे में इसमें बताया गया है कि वो इकलौता पुत्र था जिनको आगे जो है गद्दी को संभालना होता है। तो एक तरफ जो है उसे दीपक के रूप में बताया गया है कि यह आखिरी चिराग है, अगर ये इनकी किसी भी तरह से मृत्यु हो जाती है या युद्ध में मारा जाता है तो इनका जो है खानदान ही समाप्त हो जाएगा, इसीलिए इन्होंने इसे दीपक के रूप में देखा है। तो दीपदान में बेसिकली यही बताया गया है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे चाहे तो कर सकते हो। 11वां क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। इसमें दीपदान में पन्ना धाय का चरित्र चित्रण पूछा गया है। तो जब हम लोग दीपदान के बारे में पढ़ेंगे उसी समय इसमें जो कैरेक्टर है पन्ना धाय उसके चरित्र के बारे में भी चित्रण कर लेंगे। तो इस प्रकार से 10 और 11 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है दीपदान में बनवीर का चरित्र चित्रण करें। यानी दीपदान में जो बनवीर है उसके बारे में आपको पूछा गया है। बेसिकली जो दीपदान में बनवीर है दोस्तों ये एक खलनायक है और नाटक में जो ये खलनायक के रूप में काम करता है। तो जब हम लोग दीपदान के नाटक को पढ़ेंगे उस समय इनके चरित्र चित्रण को भी देख लेंगे।
तो ये 12 नंबर भी कंप्लीट हो गया। और 13 नंबर भी जो है इसी से रिलेटेड है, दीपदान में संरचना शिल्प का विवरण प्रस्तुत करें। इस प्रकार से जो 4 क्वेश्चन है दोस्तों 10, 11, 12, 13, आप अगर दीपदान के जो है नाटक को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका जो है ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और 13वां नंबर क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि दीपदान में संरचना शिल्प का विवरण प्रस्तुत करें। शिल्प का मतलब होता है, आपको इसमें बताना होगा भाषा शैली कैसा है, बताना होगा संवाद कैसा है, इसमें जो है प्रतीकों का प्रयोग किया गया है या नहीं, बिंब का प्रयोग किया गया है या नहीं, इनके बारे में बेसिकली आपको बताना है। तो जब हम लोग दीपदान के जो है नाटक को पढ़ेंगे, चारों क्वेश्चन आपको वहाँ पर कंप्लीट करवा देंगे। तो ये चैनल को आपको ध्यान रखनी है, ये मात्र एक ऐसा चैनल है जहाँ पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है और बहुत जल्द इन सभी का वीडियो आने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लें ताकि जैसे मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। दूसरी बात ये है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। 14 नंबर क्वेश्चन है, चारू मित्र एकांकी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखें। बेसिकली जो है चारू मित्र एकांकी की जो रचना की है वो राम कुमार वर्मा ने की है। तो चारू मित्र एकांकी की जो कथा वस्तु है इसके बारे में आपको बताना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चंस आपको VVI बताया है उन सभी प्रश्नों का बहुत जल्द वीडियो आने वाला है, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उसकी भी सहायता हो सके। और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए जरूर रखें दोस्तों, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।